वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के टॉपिक में इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पूरे टॉपिक का एक ओवरव्यू लेंगे कि इसमें हमें जनरली किन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। फिर ब्रीफली टाइप्स ऑफ एनालिसिस को डिस्कस करके हर टाइप को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, जैसे पहली टाइप वर्टिकल एनालिसिस, देन हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड रेशियो एनालिसिस। तो इन एनालिसिस की डिस्कशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो उसमें बेसिकली तीन एनालिसिस हैं हमारे: वर्टिकल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड रेशियो एनालिसिस। इन एनालिसिस की बेस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंटरप्रिटेशन की जाती है। तो एक्सप्लेनेशन होती है और कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं हम इस एनालिसिस की बेस पर जो हमने डिटरमिन किया होता है, और मज़ीद जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अवेलेबल होती है उसकी बेस पे फिर इन एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के जो लिंक बनता है वो कि किस टाइप का एनालिसिस करें हम और किस तरीके से हमें इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए, ये सब डिपेंड करता है उसके पर्पस पे। और पर्पस डिपेंड करता है यूज़र पे। फॉर एग्जांपल, मैनेजमेंट जो है वो इंटरेस्टेड होगी कॉस्ट कंट्रोल में, प्रॉफिटेबिलिटी में, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के अंदर। यानी अगर एज ए बिजनेस उन्हें किस एरिया में किस प्रोडक्ट में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। जो एक लैंडर होगा जो लोन दे रहा है एंटिटी को, या उसके बिहाफ पर जो एनालिस्ट काम कर रहा है, तो वो लैंडिंग डिसीजन में इन्वॉल्व है कि सिक्योरिटी क्या है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या है इनको लोन देने की, क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, कितना लोन दे देना चाहिए इन्हें। इसी तरीके से जो इन्वेस्टर होता है या इन्वेस्टर के बिहाफ पर जो एनालिस्ट काम कर रहा होता है, तो वो ये डिसीजन करता है कि वो शेयर इस एंटिटी में बाय करें, होल्ड करें, सेल करें, क्या करें। और क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट को वो देखते हैं कि अगर मैनेजमेंट अच्छी है तो शेयर होल्डर्स जो हैं सेम डायरेक्टर्स को दोबारा वोट देकर जो है चाहेंगे कि वही बिजनेस को की मैनेजमेंट को कंटिन्यू करें। और अगर मैनेजमेंट की क्वालिटी उन्हें लगता है कि सही नहीं है तो वो डिफरेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना चाहेंगे इमीडिएटली, मे बी थ्रू रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स और मे बी एट नेक्स्ट इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। फिर हमारा ये आता है कि जब भी कोई एनालिसिस किया जाता है या किसी चीज़ को इंटरप्रेट किया जाता है तो एक बेंचमार्क की ज़रूरत होती है। यानी हम किसी चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं तो पता चलता है कि इम्प्रूवमेंट है या डिक्लाइन है, बेहतर हुआ है या ख़राब हुआ है। तो किसी बेंचमार्क की ज़रूरत होती है। तो वो बेंचमार्क जो यूज़ किए जाते हैं, टिपिकली प्रीवियस ईयर्स को यूज़ किया जाता है ट्रेंड एनालिसिस के लिए, कि ओवर द पीरियड एक एंटिटी की परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो रही है या डिक्लाइन हो रही है। या फिर इंडस्ट्री एवरेज या किसी स्पेसिफिक कंपेटर्स के साथ जो है कंपेरिजन किया जाता है, ताकि परफॉर्मेंस एवरेज के मुकाबले में अच्छी है, बुरी है, कंपेटर के मुकाबले में अच्छी है, बुरी है, ये पता चले। और प्री डिटरमिन्ड फोरकास्ट के साथ या प्रोजेक्शंस के साथ कंपैरिजन किया जाता है, ताकि ये देखा जाए कि टारगेट्स अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे उनमें। जो है हम टारगेट्स को पूरा नहीं कर पा रहे तो किस एरिया में नहीं कर पा रहे। तो ये बेंचमार्क कंपैरिजंस जनरली यूज़ किए जाते हैं। लेकिन साथ ही हमें कुछ लिमिटेशंस को भी जहन में रखना चाहिए कि रेशो एनालिसिस और जो इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसकी बेस पर हमें कोई हर इंफॉर्मेशन और हर डिसीजन मेकिंग जो है वो राइट अवे नहीं मिल जाती। और बहुत सारे इश्यूज होते हैं। उनमें से एक इशू तो कॉस्ट एंड डिफ़िकल्टी ऑफ ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन है। यानी इन्फॉर्मेशन जो है वो डेवलप करने में टाइम लगता है, उसे हासिल करने में टाइम लगता है। अगर आप पूरी इंडस्ट्री की एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, तो आपको सारी एंटिटीज़ का डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा, उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। फिर इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करना काफ़ी इशू हो सकता है। कंपेटर का अपना डाटा आपके साथ क्यों शेयर करेगा। तो जो इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल होती है वो तो आपके पास है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट हो सकता है कि आपके पास प्रॉपर डाटा ना हो, और उसमें इशू आते हैं। फिर एग्रीगेशन का इशू है। बहुत सारी एंटिटीज़ जो हैं, हम अपनी प्रोडक्ट एक और जो है मार्केट में प्रोडक्ट है उसके साथ कंपेयर करना चाहते हैं, लेकिन वो कंपनी जो है वो दो या तीन डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाती है। जो उनका रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ सेल्स और दूसरी चीज़ों का डाटा है वो तीन प्रोडक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। हमारा जो डाटा है वो सिंपली एक प्रोडक्ट पे डेवलप हो रहा है। तो हम उसके साथ कंपेरिजन करने के लिए अगर इन्फॉर्मेशन सेपरेट चाहेंगे कि उस प्रोडक्ट की अलग से इन्फॉर्मेशन मिले, तो वो ऑब्वियसली एक चैलेंजिंग टास्क होगा। फिर इशू होता है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का। हो सकता है हमने ओवर द ईयर्स अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ चेंज की हों, या हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ इंडस्ट्री में जो दूसरी एंटिटीज़ हैं उनकी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ से डिफरेंट हों, और इस वजह से जो कंपैरिजन है वो इतना यूज़फुल नहीं रहेगा। फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग की फिगर हम यूज़ कर रहे होते हैं, यानी जो पास्ट में हो चुका होता है। तो एंटिटी के मैनेजमेंट के फ्यूचर एक्शंस क्या हैं। ज़रूरी नहीं कि फ्यूचर जो है वो पास्ट की तरह ही रिफ्लेक्ट हो, फ्यूचर की सिचुएशन डिफरेंट हो सकती हैं। तो रेशोज जो हैं वो हिस्टोरिकल वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं। फिर बाजू का जिन एसेट्स
और फिगर्स की बेस पर रेशोज कैलकुलेट हो रही होती हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पर बेस होती हैं, यानी अपडेटेड करंट वैल्यू नहीं होती। तो वो भी एक इशू आता है कि एक एंटिटी ने 10 साल पहले एसेट लिया था तो एसेट तो बड़ी लो अमाउंट पर शो हो रहा होगा, क्योंकि वो 10 ईयर्स पहले की वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और इन्फ्लेशन की वजह से जो अब वैल्यूज़ चेंज हो चुकी हैं उनकी अपडेटेड वैल्यूज़ को वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। सो इन इश्यूज़ को जहन में रखते हुए हमें अपना काम करना होता है। स्टिल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की यूज़फुलनेस हमें पता होनी चाहिए, लेकिन लिमिटेशंस का अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमें ये फ़ायदा देता है कि हमें पता होता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो किस हद तक उस पर हमें रिलाई करना चाहिए और किन एरियाज़ में हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। टाइप्स ऑफ एनालिसिस की बात करें तो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की जब बात की जाती है तो इसे हम कहते हैं कि इट इज़ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग एन एंटिटी पास्ट करंट एंड प्रोजेक्टेड परफॉर्मेंस फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पज। डिसीजन इज ऑलवेज बीइंग मेड फॉर फ्यूचर, और उसमें पास्ट एंड करंट परफॉर्मेंस को जो है वो हम फोकस कर रहे होते हैं। प्रोजेक्टेड भी बाजूकात क्रिएट कर ली जाती हैं, लेकिन जो मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोजेक्शन को इग्नोर करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है वो मेनली पास्ट डाटा पे फोकस कर रहा होता है। तो इसके बेसिकली 3 टाइप्स हैं, वर्टिकल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड रेशो एनालिसिस, और वन बाय वन अब हम इसमें से हर कैटेगरी को देखते हैं। वर्टिकल एनालिसिस को प्रोपोर्शनल एनालिसिस भी कहा जाता है और कहना चाहिए बेसिकली, और कॉमन साइज एनालिसिस भी कहा जाता है। तो प्रोपोर्शनल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, यानी हर लाइन आइटम को हम परसेंटेज ऑफ एनदर आइटम के तौर पे लिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट और लॉस में हर आइटम जो है वो ग्रॉस सेल्स की परसेंटेज के तौर पे रिफ्लेक्ट किया जाता है, और इसी तरह स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हर आइटम जो है वो टोटल एसेट की बेस पे परसेंटेज की बेस पे रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जो कॉमन यूज है वर्टिकल एनालिसिस का वो अक्सर तो ये होता है कि एक एंटिटी की ही रिपोर्टिंग पीरियड में देखा जाता है, एक पीरियड में देखा जाता है कि सेल्स की क्या कितनी परसेंटेज है, लेकिन दूसरा ये कि ओवर द पीरियड भी हम देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि अच्छा लास्ट ईयर जो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट थी वो सेल्स का 15% थी, इस साल जो है वो 18% है, तो क्यों बढ़ गई, क्या ऐसी कॉस्ट हमारी लगी है। तो ये ओवर द पीरियड भी आप इन प्रोपोर्शंस को कंपेयर कर सकते हैं। और तो वर्टिकल एनालिसिस जो है वो ट्रेंड एनालिसिस के लिए भी जो है यूज़ होता है, जिसमें ओवर टाइम हम चेंजेस को देखते हैं। जैसे कॉस्ट ऑफ सेल्स यहाँ पर एग्जांपल हमने दी हुई है कि 30% है पास्ट मैनी ईयर्स में, लेकिन न्यू परसेंटेज अब 37% आती है। तो ये अलार्मिंग बात है कि एकदम हमारी कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो 30% से 37% कैसे हो गई, जब पिछले कई सालों में हम कह रहे हैं कि वो 30% आ रही है कंटिन्यूसली। तो वो जो चेंज है तो उसकी कोई रीज़न हमें अंडर या तो समझ में आनी चाहिए और उसका इम्पैक्ट पता होना चाहिए, और अगर नहीं है रीज़न तो मे बी एरर हो हमारी कोई कैलकुलेशन में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनिपुलेशन हो, तो वो हमें आइडिया हो जाएगा। तो ये वर्टिकल एनालिसिस बेसिकली जो किया जाता है वो कुछ इस तरीके का रिफ्लेक्ट किया जाता है। आप नोटिस करें कि यहाँ पर जो सेल्स है इट सेल्फ इज़ 100%। फिर हमने हर फिगर जो लेनी है, जैसे कॉस्ट ऑफ सेल्स है तो 1870 डिवाइड बाई 2425 यानी सेल्स की वैल्यू, और इस तरह से हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। तो अब हमें पता चल रहा है कि जी 100 रुपीज़ की सेल करते हैं तो उसमें से 77.1% तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स होती है। ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 22.9% है, जिसमें से 13.8% के ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस हो जाते हैं, तो 9.1 का प्रॉफिट बचता है। फाइनेंस कॉस्ट 1.4% ऑफ रेवेन्यू ले जाती हैं, फिर 7.7% बचता है, 2.3% टैक्स चला जाता है, तो हमारे पास जो फाइनली प्रॉफिट के तौर पे बचता है आफ्टर टैक्स वो 5.4% होता है। तो रेवेन्यू के परस्पेक्टिव से आपको हर चीज़ जो है वो इस वर्टिकल एनालिसिस में नज़र आ रही है प्रॉफिट और लॉस में। सिमिलरली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में देखें तो आप नोटिस करेंगे कि आपको जो टोटल एसेट्स हैं वो 100% और बाकी वैल्यूज़ उनकी परसेंटेज के तौर पर हैं। तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो नॉर्मली उनके जो नॉन करंट एसेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। जो रिटेल के अंदर इंडस्ट्रीज़ काम कर रही होती हैं उनकी नॉर्मली जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की वैल्यू होती हैं वो कम होती हैं, और उन्होंने स्टॉक बहुत ज़्यादा रखा हुआ होता है, उनके जो है ना मे बी रिसीवेबल्स बहुत ज़्यादा हों। तो इस तरीके का आपको पता चलता है कि किस टाइप के एसेट्स में ज़्यादा प्रोपोर्शन है एसेट का। इसी तरह टोटल इक्विटी कितने की है, अब देखें टोटल एसेट्स के मुकाबले में इक्विटी 29.5% है। बाकी जो अमाउंट है दैट इज़ बेसिकली 70.5%, वो अमाउंट जो है आउटसाइडर्स ने बिजनेस में लगाई हुई है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ की सूरत में या करंट लाइबिलिटीज़ की सूरत में। तो हर चीज़ का जो है आपको प्रोपोर्शन पता चलता है वर्टिकल एनालिसिस में, और इसी वजह से इसको प्रोपोर्शनल एनालिसिस भी कहा जाता है, और इसी कॉमन साइज एनालिसिस भी कहा जाता है, क्योंकि हर चीज़ को एक कॉमन साइज पर यानी
हर फिगर को हमने यहाँ पे टोटल एसेट्स पे ले लिया, या प्रॉफिट और लॉस में हर फिगर को हमने टोटल सेल्स पर ले लिया। तो इस तरीके से इसकी रिफ्लेक्शन की जाती है। तो ये फिगर्स भी अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस की बात करें तो इसे ट्रेंड एनालिसिस भी कहते हैं, और क्योंकि ओवर द पीरियड हम डाटा देख रहे होते हैं तो इसमें एक एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ओवर मल्टीपल पीरियड्स जो है हम रिव्यू कर रहे होते हैं। तो एज अ परसेंटेज ग्रोथ ओवर सेम लाइन आइटम शो किया जाता है बेस ईयर में, और अलाउ करता है यूजर्स को कि वो ट्रेंड और ग्रोथ पैटर्न्स को अंडरस्टैंड कर सकें। तो प्रॉफिट और लॉस में ये किस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। तो आप यहाँ पे देखें, हमारे पास 2 ईयर्स का डाटा है, 2020 और 2021। तो रेवेन्यू को फॉर एग्जांपल देखें तो 2400 से 2425 का हुआ है, तो 25 का चेंज आया है, और 25 डिवाइड बाई 2400 बेस ईयर। तो पिछले साल के मुकाबले में 25 इंक्रीज हुआ है, विच रिफ्लेक्ट हमारा रेवेन्यू 1% से इंक्रीज हुआ है। लेकिन आप देख रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो 2% से डिक्रीज हुई है। तो इम्पैक्ट जो है ग्रॉस प्रॉफिट पे कंसीडरेबल इम्पैक्ट आ गया। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे इम्पैक्ट है। इसी तरह हर चीज़ का इम्पैक्ट जो है हमारे पास कैलकुलेट हो रहा है। तो हम नोटिस कर सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ सेल्स के अलावा हमारे बाकी एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हुए हैं, और रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है स्लाइटली। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ओवर द पीरियड क्या ट्रेंड शो हो रहा है, और ओवर द पीरियड जो है हमारी ग्रोथ के पैटर्न्स क्या हैं। तो ग्रोथ बड़ी लो है कि जस्ट 1% रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, और दूसरी तरफ ये कि हाँ, कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी अच्छी कॉस्ट मैनेजमेंट की हो, और उसकी वजह से हमारी कॉस्ट रिड्यूस हुई हो फॉर द टाइम बिंग। तो लेकिन ये कि फ्यूचर में शायद इसी तरह हर साल तो हम 2% का कॉस्ट रिडक्शन नहीं अचीव कर सकेंगे। तो ये फैक्टर्स हमें बिजनेस की परफॉर्मेंस को समझने में मदद देते हैं। सेम जो ट्रेंड एनालिसिस है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है, इसको अगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर अप्लाई करें तो वो कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी। आप देख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हम इन्वेंट्री की बात करते हैं, तो 250 से 265 हो गई है इन्वेंट्री, 15 मिलियन का इंक्रीज है, विच रिप्रेजेंट 6%। तो 6% इंक्रीज हो गया इन्वेंट्री में। अच्छा, इसी तरीके से बैंक में देखें तो 50 मिलियन से 15 मिलियन का बैलेंस हो गया, 35 मिलियन से रिडक्शन है, जो कि 70% का डिक्रीज रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से हम हर आइटम को देख रहे हैं। ओवरऑल अगर टोटल की बेस पर देखें तो जस्ट 3% चेंज है टोटल एसेट्स में। कैपिटल के अंदर आप नोटिस कर रहे हैं कोई चेंज नहीं। इसी तरीके से लॉन्ग टर्म लोन जो है वो 25% कम हो गया है, यानी 25% हमने पे कर दी है। तो ये चेंजेस जो हैं वो बिजनेस में क्या चीज़ कैसे हो रही है उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती हैं, और हमें बिजनेस का ओवर द पीरियड जो चेंजेस आ रही हैं उनका ट्रेंड अंडरस्टैंड करने में मदद मिलती है। रेशियो एनालिसिस की बात करें तो डेफिनेशन रेशियो एनालिसिस की ये है कि रेशियो इज सिंपली वन फिगर डिवाइडेड बाय अनदर मीनिंगफुल फिगर। जैसे हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, जीपी डिवाइड बाय सेल्स, with the objective of disclosing significant relationship and trend which are not immediately evident from the examination of individual balances appearing in the financial information। तो डायरेक्ट नहीं नजर आ रहे होते, लेकिन जैसे जीपी परसेंटेज पता चल जाती है कि 30% है जी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, तो हमें पता चलता है 100 रुपये की सेल करेंगे 30 रुपये हमें बचेंगे, 200 रुपये की सेल करेंगे 60 रुपये बचेंगे। तो एक जो है मीनिंगफुल रिलेशनशिप हमें समझ में आ जाता है कि सेल्स करने से ग्रॉस प्रॉफिट कितना राइज होगा, सेल्स करने से नेट प्रॉफिट कितना आएगा। इसी तरह डेटर कलेक्शन पीरियड हम कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा जी सेल्स के बढ़ने से और रिसीवेबल्स में चेंज आने से हमारी कलेक्शन पीरियड पे, हमारी डेट्स की रिकवरी पे क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे कैश साइकिल पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये चीज़ें अंडरस्टैंड करेंगे। तो रेशियोज का जो बेसिक यूज़ ये है कि हम इसकी थ्रू कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन को बड़े समराइज और मीनिंगफुल कंपैरिजन वे के अंदर ले आते हैं, जिससे फिर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन को कंपेयर करके अंडरस्टैंड करना आसान हो जाता है, और हमारी जो इंटरप्रिटेशन होती हैं वो उसके बारे में हम कर सकते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा वो बेसिकली इसकी रेशो की टाइप्स एंड फार्मूलाज को डिस्कस करेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।